सर, डायबिटीज होती क्या है एक्चुअली? डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ़ इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ होती है। अब एक मामूलन एक नॉर्मल तरीके से समझ लें, अगर कोई हमने सब्ज़ी बनाई है, उसमें नमक नहीं है, तो हम उसमें अगर नमक डाल देते तो उसका स्वाद आ जाता। तो इट सीम कि भई वो टेस्टी है। विदाउट द सॉल्ट या कुछ भी कोई चीज़ कमी है जाए किसी चीज़ की, तो उससे दिक्कत आती है। इंसुलिन की कमी के कारण में जो पैंक्रियास से सीक्रेट होती है, उसके कमी के कारण से ही डायबिटीज़ होती है। और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा इस समय इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है, हमारे यंगस्टर्स में। और बहुत सारे पेशेंट डेली मैं देखता हूँ, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट जो प्री डायबिटीज़ है, वो भी डायबिटिक में कन्वर्ट हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे जो ऑडियंस हैं उसमें जेन ज़ी और यंग लोग भी बहुत सारे हैं। तो अगर हम बहुत ईज़ी भाषा में बता पाएँ कि इंसुलिन क्या होता है और कैसे वो डायबिटीज़ पे अफ़ेक्ट करता है या उससे कैसे डायबिटीज़ पता लगती है? इंसुलिन जो है एक हार्मोन है, इंसुलिन नथिंग एक हार्मोन है, जो हमारे पैनक्रियास से बीटा सेल से सिक्रीट होता है। और वो हर प्राणी के, हर मनुष्य के अंदर में सिक्रीट होता है। ऐसा नहीं है किसी के पास नहीं होता। उसमें केवल सिर्फ इतना अंतर रहता है कि किसी में ज़्यादा हो रहा है, किसी में नॉर्मल तरीके से कम हो गया है। देन अगर वो कम होता है इंसुलिन, तो उसमें हमारा जो ब्रेकडाउन करने का प्रोसेस है, जो हम कोई भी खाना खाते हैं, हमने कोई रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर में, ग्लूकोज़ है, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे लीवर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, एटीपी, एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, तो ये जो एनर्जी है हमारे बॉडी में नहीं आती, क्योंकि कुछ भी जो ग्लूकोज़ है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। जब हमें इंसुलिन सही मात्रा में हमारी बॉडी में नहीं है, तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इट मीन्स कि भई जब भी ब्लड शुगर टेस्ट करा तो उसमें ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा आई। मतलब उसको एक लगा देते हैं कि भई इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। बिकॉज़ मात्रा तब ज़्यादा आती है व्हेन वी आर टेकिंग सब फूड, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, अगर वो कट डाउन नहीं हुआ, वो जाके सारी ब्लड के अंदर चला जाता है। तो डायबिटीज़ होती कितने टाइप की है? डायबिटीज़ कई टाइप में, टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जो यंगस्टर्स में होती है, जिसमें ओरल दवाइयाँ काम नहीं करती। कोई भी ओरल दवाई इसमें बनी नहीं है अब तक, उसमें इंसुलिन ही लगाना पड़ता है पेशेंट को। और उसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज़, जो हमारे काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स को होती है। मतलब ये मान लें कि अगर 18 साल से या 17 साल से ऊपर है, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ में आती है। और एक होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में उसमें थोड़ा-सा शरीर में इंसुलिन नहीं बन पा रही है, इंसुलिन ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही है, ओबीस हो गई है पेशेंट या कुछ है, तो उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है। मगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर बेबी का बर्थ होने के बाद में, तो उसमें रिवर्सिबल हो जाती है। ये नहीं है कि उस टाइम पे हुई जेस्टेशनल डायबिटीज़ और उसके बाद में वो कंटीन्यूअस आगे बढ़ने का बहुत कम लोगों में होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायबिटीज़ के रूप में कन्वर्ट होती है। तो जैसे अभी वर्किंग पॉपुलेशन है या जैसे हमारे ऐसे लोग हैं जो अराउंड 30-35 में हैं, एज ग्रुप में है। तो स्टार्टिंग में लेट्स से किसी को आइडिया ही नहीं है कि मेरे को डायबिटीज़ है, नहीं है, क्या है, कैसे होगा? तो कैसे स्टार्ट होता है कि किसी बंदे को लगे कि ये सिम्पटम्स हो रहे हैं तो डायबिटीज़ हो सकती है या मैं प्री डायबिटिक कंडीशन में हूँ या क्या लाइफ़स्टाइल की वजह से डायबिटीज़ स्टार्ट हो सकती है? इसमें एक क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका जो आपने पूछा। मेनली क्या है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। किसी भी बीमारी के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। डायबिटीज़ जो अब जो बढ़ रही है ज़्यादा, उसमें लैक ऑफ अवेयरनेस है। अगर अवेयरनेस रहेगी पेशेंट्स के अंदर में कि हमें अपना टेस्ट कराना है, एवरी 3 इयर्स या 1 ईयर में हमें अपना ब्लड शुगर, ऑल प्रोफाइल चेक करानी है। अब ये निश्चित नहीं कि आपको डायबिटीज़ ही होना है, आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको जो बढ़ सकती है उसके कारण में आपको और भी बीमारियाँ हो सकती है। तो उसमें यही है कि अगर कोई 30 साल का है या कोई 25 इयर्स का है, तो ही शुड गो फॉर द ऑल इन्वेस्टिगेशन एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ्स तो करना ही करना है या 1 ईयर में एक बारी कराना है। एंड जैसे-जैसे आगे एज बढ़ती है, कॉम्प्लिकेशन और बढ़ती है, बीमारियाँ का कारण और बढ़ सकता है। बट उसमें ये ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्टिगेशन कराना है। और डायबिटीज़ में कुछ
3-4 टेस्ट हैं जो हमें अनिवार्य होते हैं करने के लिए। उसमें मेनली है कि ब्लड शुगर, फास्टिंग और पोस्टप्रेंडियल पीपी और उसके बाद HbA1c। ये 3 टेस्ट मुख्य हैं जो हमें डायबिटीज़ को बताते हैं, अवगत कराते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। हाँ जी, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सारे यंगर एज से ही वैसे तो हम स्टार्ट हो रहे हैं डायबिटीज, तो कौन सा ऐसा सिग्निफिकेंट एज है जहाँ से ज्यादा पेशेंट्स आने स्टार्ट होते हैं हमारे पास? देखो डायबिटीज़ जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई एज देख के आती है। अब जुवेनिल डायबिटीज़ जो कहते हैं बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है, अब 3 साल का बच्चा है उसको डायबिटीज़ है, 4 साल का बच्चा है उसको डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ का जो मिथ था पहले कि जी भई ये ओबीस पेशेंट में ही आएगी या उसमें बहुत सारे लीप पेशेंट्स में डायबिटीज़ है, एक बच्चे में डायबिटीज़ है। आप एक मेनली जो 50 साल 55 साल पार कर लिया है एज को, उनके अंदर डायबिटीज़ आ रही है। तो ऐसा कोई गाइडेंस या कोई ऐसा फिगर कट नहीं है कि इस आदमी को इस एज में डायबिटीज होगी। मेनली डायबिटीज पेशेंट को कमी भी हो सकती है। उसमें कई सारी एक अलग से स्टडी मोडी करके हुई है, लाडा, लेट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, है ना? बहुत सारी अलग-अलग तरीके से है। तो जैसे आपके पास अगर कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो वो आके सबसे पहले बताते क्या है कि हमें क्या-क्या सिम्टम्स लग रहे हैं या क्या सिम्टम्स फेस हो रहे हैं? अगर कोई पेशेंट मेरे पास में पहले आता है, अगर कहता है मैं डायबिटीज़ सर मुझे लग रहा है मुझे डायबिटीज़ है, तो किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को, पेशेंट को डायबिटीज़ का एक कहना वो अलग है। पेशेंट तो पहले इन्वेस्टिगेशन कराते हैं ना, और नॉट फॉर द वन लैब, एक लैब से कंफर्म नहीं, सेकंड ओपिनियन, सेकंड लैब से कोई एरर या कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें, कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ गए, तो हम पहले उसका सीबीसी, ऑल प्रोफाइल्स हम कराते हैं, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, यूरिन टेस्ट कराते हैं, उसके बाद में उसका ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी और HbA1c कराते हैं। उसमें हम यही देखते हैं कि अगर पेशेंट के अंदर में अगर उसका फास्टिंग शुगर बढ़ा हुआ है, पोस्टप्रेंडियल शुगर बढ़ा हुआ है, HbA1c उसका बढ़ा हुआ है और उसमें सारे इन्वेस्टिगेशन में अल्टर्ड है, then we tell the patient that you are a diabetic. एंड अगर उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं कि इसका कम शुगर है बट इट टचिंग द बॉर्डर लाइन, तो वी सेट द पेशेंट कि भाई ये प्री डायबिटीज है। ओके, तो जैसे अगर किसी का शुगर कम हो जाता है, तो उसके क्या होता है कि कुछ लोगों को जैसे वीकनेस लगती है या हार्ट बीट में कुछ चेंजेस आते हैं, बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। इसको कहते हैं हम हाइपोग्लिसीमिया। व्हेन द ब्लड शुगर की जो मात्रा है बॉडी के अंदर में जो कम हो जाती है, उसको हाइपोग्लिसीमिया कहते हैं। वो सबसे डेंजर साइन है डायबिटीज पेशेंट के लिए। हाइपरग्लिसीमिया, शुगर का बढ़ना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, हाइपोग्लिसीमिया होना बहुत खतरनाक है। उसमें होता क्या है कि ब्लड के अंदर में शुगर की मात्रा बहुत कम हो जाती है और उसमें पेशेंट को फेंटिंग होती है, पेशेंट को पसीने आते हैं एंड ही कैन कोलैप्स ऑल्सो, ही कैन लाई डाउन ऑल्सो। और ये मैंने खुद अपने लाइफ में आई हैव बीन मैनी हॉस्पिटल्स, इमरजेंसीज पे मैं काम कर चुका हूँ कई सारी हॉस्पिटल्स में। मैंने काफ़ी बार देखा है एक मिरेकल होता है व्हेन द पेशेंट को जब रिलेटिव्स लेके आते हैं स्ट्रेचर पे और वो कहते हैं सर ये आँख नहीं खोल रहे और कुछ बोल नहीं रहे। काफ़ी देर तक हम देखते हैं भाई क्या ईसीजी करे, कार्डिक का प्रॉब्लम है या क्या चीज़ पेशेंट को हुआ है। एकदम आदमी की आंखें बंद हो गई, उसकी रेस्पिरेटरी चल रहा है, रेस्पिरेटरी है, बट उसकी आंखें बंद हो गई, ही इज नॉट ओबिंग एनी कमांड, उसमें कुछ नहीं बोल पा रहा है। तो उस समय अगर पेशेंट डायबिटिक है तो वन ऑफ द फैमिली मेंबर शुड टेल दैट ही इज ए डायबिटिक। उससे हमें क्लू पता चलता है कि डायबिटिक है, ओहो इसमें हाइपोग्लिसीमिया हुआ होगा, दैट्स व्हाई ही हैज पिक्ड आउट। अगर वो नहीं बताए, टाइम को लैप्स कर दे, तो उस में बहुत दिक्कत आ सकती है। मैंने देखा है उसने बताया डायबिटिक है, तुरंत उसको आरबीएस चेक कर, रैंडम ब्लड शुगर उसका बहुत ही कम आया, तुरंत 25 डेक्सट्रोज हमने चढ़ाया आईवी लाइन से, तुरंत पेशेंट ने आँख खोल दी एंड ही वाज सर ब्लैकल हो गया, ये तो इधर तो अभी बिल्कुल आँख बंद थी भी खुल गई आँख, ये सर ये कैसे हो गया? तो यही है डायबिटीज। डायबिटीज का कम होना बहुत ही खतरनाक है, इट इज डेंजर साइन फॉर द पेशेंट। एक आपने बोला 25 डेक्सट्रोज है, वो क्या होता है? ये सेलाइन होते हैं, जैसे 10D आता है, 25D, ये एक क्वांटिटी का मेजरमेंट है जिसमें डेक्सट्रोज हम देते हैं। वो पानी को आप हिंदी भाषा में मान ले तो शरबत वाला पानी है,
जो प्रेशर के थ्रू हम देते हैं पेशेंट को, जिससे कि बॉडी के अंदर में ग्लूकोज चली जाए और वो पेशेंट खड़ा हो गए। अगर घर में है, बाहर में है, कहीं फेंट हो गया, देन ही शुड हैव सम टॉफी और सम शुगर कैंडी, कि उसका शुगर अगर कम हो रहा है, फ्लक्चुएट, द फ्लक्चुएशन इज देयर इन द ग्राफ। अगर शुगर कम होता चला जा रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत है। आइदर ही इज टेकिंग मेडिसिन जो है वो प्रॉपर ले रहे, या मेडिसिन ज़्यादा ले रहे हैं, या इंसुलिन की डोज ज़्यादा ली जा रही है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि अगर मैं सिर्फ शुगर या मीठी चीज़ें खा रहा हूँ, उसी से मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है? मे बी मैं कार्ब्स ज़्यादा खा रहा हूँ या फिर कार्ब हेवी डाइट ले रहा हूँ, उससे भी हो सकता है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक आपने पूछा कि ऐसा मिथ है कि मीठा खाने से ही शुगर होता है। ये ऐसा नहीं है। ये लोगों का मिथ बना हुआ है कि मीठा खाया और मुझे शुगर हो गई। बहुत सारे पेशेंट्स को स्ट्रेस के कारण में शुगर होता है। किसी का लॉस हो गया फैमिली में, किसी का कोई बिज़नेस था वो ख़राब हो गया। उसके बाद देखा कि उसके ऊपर 1 साल में 6 महीने में उसको शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गई। तो ये ऐसा नहीं है, स्ट्रेस लेवल भी मेंटेन करता है कि वो डायबिटीज़ होने के लिए। बहुत सारे पेशेंट हैं, हाँ, शुगर खाने के कारण में, हेरिडिटी के कारण में, अगर मदर फादर को शुगर है, डेफिनिटली चाइल्ड में हैव द डायबिटीज़। अगर मदर को है, मदर का उसपे क्रोमोसोम जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ एक्स वाई तो फादर का और मदर का दोनों को जाना है। तो हेरिडिटी है ये बीमारी, इट्स ट्रू कि ये हेरिडिटी है, ये जेनेटिक है, ये पेरेंट्स से बच्चों को आ सकती है, बट दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयरसेल्फ। तो जैसे अगर पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ हो या फिर हो सकता है सिर्फ एक को हो और दूसरे को ना हो, तो बच्चों में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। बच्चों में चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके हेरिडिटरी है, जेनेटिक जेनेटिक जो कोडिंग है, जो डीएनए का कोडिंग है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। उसमें जो हेरिडिटरी बीमारी है, कई आपने देखा होगा कई सारे पेशेंट्स में, अगर किसी फैमिली में ब्लड कैंसर है, तो वो उनके किसी रिलेटिव को या किसी मतलब फैमिली मेंबर को होता है। किसी में कोई हार्ट डिजीज़ है फैमिली में, तो इट विल बी इवेंचुअली कंटिन्यू विद सम। ऐसा कंफर्म नहीं है कि उसको होना ही होना है, मगर चांसेस आर मोर प्रोन टू गेट। ओके, तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे कोई जो ऑडियंस है जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है और उनको पता है कि मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, तो वो क्या अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं या कैसे ऐसी लाइफ जिएं ताकि उनके ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट ना आए इसका प्रॉब्लम का, या वो उसके पेशेंट ना बन पाए? देखिए, अगर उन्हें पता है कि मेरे फादर और मदर को डायबिटीज़ है, एंड उनके जो आगे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, बच्चे जो आ रहे हैं, दे शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। दे शुड गो फॉर द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द टेस्ट, ब्लड टेस्ट एंड ऑल। दे शुड विजिट टू द डॉक्टर एंड दे शुड टेल, एक्सप्लेन, सर आवर फैमिली हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़। हमें क्या करना चाहिए? उसमें सिर्फ इतना है कि इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन, दिस इज़ द ओनली की, नथिंग अदर। खाना और ये चीज़ तो है ही है, दैट इज़ अनदर थिंग, बट द मेन थिंग इज़ द इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर पहले पता चल जाता है कि इनको शुगर आ गया है, अगर ये प्री डायबिटिक है, देन वी कैन मेक द पर्सन टू द रिवर्सिबल फ्रॉम द प्री डायबिटीज, नॉर्मल कर सकते हैं पेशेंट। और ऐसे कौन से डिवाइसेज या कौन से टेस्ट, जैसे हम लोगों ने देखा है लोग घर में वो प्रिक करते हैं और उससे भी चेक करते हैं शुगर लेवल्स। नहीं, बहुत सारे डिवाइसेज आ रहे हैं अभी। ये ग्लूकोमीटर है जो आरबीएस चेक करते हैं, हाँ। काफ़ी दिन से चलता आ रहा है। इसमें इसमें होता क्या है, ये आरबीएस जो चेक करते हैं, निडल प्रिक करके ब्लड निकलता है। दिस ब्लड, ये जो ब्लड है रैंडम ब्लड है, इट्स ए नॉट सो एक्यूरेट व्हाट वी गेट फ्रॉम द वीनस ब्लड। अगर हम लैब में जाके टेस्ट कराते हैं फ्लैबो से, वो वीनस ब्लड निकालता है। वीनस ब्लड निकालने से क्या एक्यूरेसी पता चलती है हमें, दैट इज द एक्यूरेट। और आरबीएस में हम इसलिए कहते हैं पेशेंट के लिए, किसी पेशेंट को अगर हमने इंसुलिन दिया और उसे इंसुलिन हमने 10 यूनिट्स लिख दिया नाइट में और मॉर्निंग में लिख दिया 12 यूनिट्स या 10 यूनिट्स, तो पेशेंट को ही हैज़ टू चेक फर्स्ट कि मेरा शुगर आज कितना है। अगर मेरा शुगर कम हो गया है, देन ही शुड रिड्यूस द डोज ऑफ द इंसुलिन। उसमें भी अगर देखा जाए तो ये कला है, इट्स आर्ट। आर्ट डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट को अवेयर होना है कि मेरे को करना क्या है। या अगर वो कम हो गया है आरबीएस, तो ही हैज टू टेक द लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन। अगर वो बढ़ गया है, डॉक्टर हैज रिटन दैट 2 यूनिट्स इंक्रीज यू हैव टू डू। 2 यूनिट बढ़ानी है और आपको लेनी है, तो वो 2 यूनिट बढ़ा के लेगा।
दैट्स अ यूज फॉर द आरबीएस। और इंस्टेंट कहीं कोई आदमी फेंट हो गया, कोई कंपनी है आपका बड़ा या कोई बिजनेस है, यू शुड हैव दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन योर कंपनी। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरीवन। अगर कोई पेशेंट फेंट हो गया, डायबिटिक है, यू नो ही इज अ डायबिटिक, देन उसको जीसी फेंट हुआ उसको प्रिक करके चेक करे आरबीएस कितना है। 1% शुड बी टेन विद दैट थिंग। आरबीएस देखा कम हो गया, ओहो इसको तुरंत ही कुछ ना कुछ मीठा देना। अगर हाइपरग्लिसीमिया हो गया, बढ़ गया शुगर, वी शुड टेक हिम टू द हॉस्पिटल नियर। ओके, तो जैसा कि शुगर बढ़ जाता है, उसके क्या क्या सिम्टम हो सकता है, उससे फेंटिंग वगैरह और क्या क्या? शुगर जो बढ़ जाता है उसमें चिड़चिड़ापन होता है पेशेंट को बहुत ही अनइजीनेस होता है, पेशेंट को झगड़ा करने के लिए लगता है, उसे सर में दर्द होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम उसको होती है, उसके खड़ा नहीं हो जाता, उसके पैर कांपने लगते हैं, ही कैन नॉट एबल टू स्टैंड स्टे, ही कैन नॉट एबल टू वॉक। ये चीजें दिक्कत आती है जब पेशेंट का हाइपरग्लिसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लिसीमिया में पेशेंट फेंट होता है, पेशेंट लेट जाता है, पेशेंट कोई कमांड सुनता नहीं। हमने चलिए आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक उससे पहले एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, हमने एक टेस्ट के बारे में बात करी थी, HbA1c। हाँ, HbA1c मैंने बताया पहले ही, ये 3 टेस्ट हमारे कंपल्सरी होते हैं डायबिटिक पेशेंट में। फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर, पोस्टप्रेंडियल और HbA1c। जो हमारा पहला टेस्ट है फास्टिंग ब्लड शुगर, कई सारा मिथ है, पेशेंट को पता नहीं, गाइड कोई करता नहीं है, कब ये टेस्ट कराना है, कैसे टेस्ट कराना है। ना ही तो फ्लैबो बता पाता है, ना ही डॉक्टर बता, बिकॉज दे हैव सो मच अस इन द क्लिनिक एंड दे डजंट टेल अबाउट द थिंग। इसमें एक्सप्लेनेशन करना बहुत जरूरी है। पेशेंट जो उसकी एक्यूरेसी है डिपेंड अपॉन द व्हाट टाइम ही हैज टेकन द ब्लड फ्रॉम योर बॉडी। अगर कोई पेशेंट को फास्टिंग ब्लड शुगर कराना है, अगर उसने 8 बजे रात को खाना खाया है, तो अर्ली मॉर्निंग 8 ओ क्लॉक पे ही उसे टेस्ट कराना है। इट मीन्स 12 घंटे की फास्टिंग उसको चाहिए ही चाहिए। एंड पोस्ट प्रेंडल 2 घंटे बाद कराना है उसको टेस्ट। एंड HbA1c टेस्ट, HbA1 टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बिकॉज HbA1c टेल्स अबाउट द 3 months ऑफ ब्लड शुगर, हाउ इट वॉज विद दैट पेशेंट। उस पेशेंट ने जो 3 महीने पीछे जो दवा ले रहा था, वो दवा जो ले रहा था वो दवा ठीक थी, उसको प्रभाव कर रही थी कि नहीं कर रही थी, बिकॉज 3 महीने का ब्लड शुगर वो बताता है। वो बताते हैं। और HbA1c बहुत जरूरी है, क्योंकि HbA1c का डेफिनेशन ही ये है कि हीमोग्लोबिन कैरिंग द ग्लूकोज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। तो ब्लड में जब ग्लूकोज चलता है तो उसको हीमोग्लोबिन लेके चलता है। किसी पेशेंट का अगर हमने देखा HB कम आ गया, तो उसका 1 पॉइंट HbA1c भी बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से HbA1c भी बढ़ जाएगा। अगर हमने HB को करेक्ट कर लिया, तो हमारा HbA1c भी करेक्ट कम हो जाएगा। तो 1 पॉइंट इज बिटवीन द HB एंड HbA1c। ओके। तो ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि किसी का हीमोग्लोबिन बढ़ गया, वो कैसे बढ़ जाता है? नहीं, हीमोग्लोबिन बढ़ने का कारण तो कुछ नहीं हो सकता, HB कम हो सकता है। कम ऐसे हो सकता है कहीं से उसका ब्लड रिस रहा है, कहीं उसको कहीं से ब्लीड हो रहा है, कहीं पे उसको ब्लीडिंग हो रही है, कहीं अंदर में इसोफेगस से इसोफेगस है, पेशेंट क्रॉनिक अल्कोहलिक है, उसको एंडोस्कोपी में देखा उसमें ज़्यादा सारा बेंडिंग करा गया, उसको टैबलेट दिया गया प्रेशर मेंटेन करने, पोर्टल हाइपरटेंशन ज़्यादा है, कहीं से ब्लीड हुआ है या रेक्टल से ब्लीड है, उसको पाइल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है। फीमेल्स में मैजिक साइकिल चला तो उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया, उसका सारा बैचेजल पीरियड्स डिस्टर्ब है, हैवी ब्लीडिंग उसको हो रहा है, तो उससे भी पेशेंट का लॉस होते ब्लड हो सकता है। तो जैसे इससे मेरे को याद आया, PCOS एक बहुत प्रेवलेंट आजकल चल रहा है। तो उसका क्या रिलेशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ, और जो डायबिटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उनको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इसमें क्या होता है, जो PCOS जो आप बता रहे हैं, पहले PCOD था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज था, अब इसका टर्म चेंज कर दिया, सिंड्रोम कर दिया, PCOS कर दिया। ये फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का चेंज होता है। फीमेल्स में क्या होता है कि जो मेल हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है, दे हैव अनवांटेड हेयर्स ओवर द फेस, और उसमें उनका जो PCOD या PCOS जो निकला है वो अल्ट्रासाउंड में निकलता है,
एंड वो इसलिए होता है क्योंकि ओबीस पेशेंट होते हैं, दे हैव टू रेड्यूस द वेट। उसके लिए कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट या कोई भी डॉक्टर जो उससे परामर्श करते हैं या किसी भी से वो मेडिसिन लेते हैं, then he will फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग दे विल प्रिस्क्राइब मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का रोल यही होता है, इट विल रिड्यूस द वेट, ओके it will reduce the weight gradually, some weight will reduce, then the patient will recover from the PCOS। ओके। और जैसे हमने जो लोग डायबिटिक होंगे उनको ये टर्म सुनने में आती है SGLT या फिर GLP, वो क्या होता है? See, these are the drugs, these are the classification of the drugs। ये कैटेगरी है, जैसे सल्फायूरियास है, DDP4 है, SGLP2 है, GLP1 है। these are the class of drugs। अब ये क्लास ऑफ ड्रग्स इसलिए ये डॉक्टर्स के लिए जरूरी है कि विच टाइप ऑफ पेशेंट विच ड्रग वी हैव टू गिव। भाई दवा सफेद है तो ये नहीं सबको सफेद दवा देनी है, दवा सबके लिए अलग अलग है। ऑल मेडिसिन इज नॉट मेंट फॉर एनीवन। जो घर में हम तो ये हमारे मिथ होता है इंडियन पीपल में, मेरी बहन ये खा रही है, ये सफेद से आराम हो गया, तू भी ये खा ले। दिस इज नॉट गुड। यू हैव टू कंसल्ट टू अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को भी पता है आपके अंदर कौन सी दवा काम करेगी और कौन सी दवा से आपको आराम आएगा, एंड विच टाइप ऑफ ड्रग यू रिक्वायर्ड। बिकॉज वी हैव टू सी ऑल द थिंग्स। हमें किडनी भी देखना है, हमें लीवर भी देखना है, हमें आपका यूरिन भी देखना है, जेनिटल ट्रैक्ट भी देखना है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ यूटेन इन्फेक्शन करती हैं, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन करती हैं, काफ़ी दवाइयाँ जो है हाइपरग्लिसेमिया कर देती है पेशेंट को, काफ़ी दवाइयाँ बहुत कॉम्प्लिकेशन कर देती हैं। तो वी हैव टू लुक आफ्टर द पेशेंट का क्राइटेरिया क्या है, किस पेशेंट को कौन सी दवा देनी। बहुत सारे पेशेंट या बहुत सारे लोग होते हैं, जनरल पॉपुलेशन बिजी रहती है डेली लाइफ में या फिर उतना ध्यान नहीं दे पाती अपनी हेल्थ के ऊपर। तो हो सकता है किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ हो और वो ना तो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पा रहे हैं ना उतना डायग्नोस कर पा रहे हैं क्योंकि बिजी है डेली लाइफ में, बट वो चलती जा रही है। तो ऐसे कोई और बीमारियां भी हो सकती है जो मेरी एक प्रॉब्लम की वजह से और आगे आगे बढ़ रही है, या नए नए सिम्टम पता लग रहे हैं, या नई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक आपने बताया। इसमें करना क्या है, अगर हमारे घर के पास में कोई कैंप करता है, मेडिकल कैंप है, या हमारी कंपनी हमें ईयरली पैकेज देती है, वी हैव टू गो एंड गिव का टेस्ट। हमें इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए और हमें पता लगना चाहिए कि हम ठीक है कि नहीं है। रेगुलर चेकअप, लाइक अगर आप अपनी कार को सर्विस में देते हैं, योर बॉडी ऑल्सो सेम लाइक दैट। ये भी एक मशीन है, एंड द मशीन मेड बाय द गॉड। ये भगवान ने मशीन बनाएंगे। इस मशीन को हम भी जो डॉक्टर्स है, वी आर ऑल्सो ट्रीटिंग व्हाट वी रीड इन द बुक्स। वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं है। जितना हो सकता है हम उतना ही करते हैं। तो इसमें मेन अच्छी बात यह है कि कोई भी पेशेंट है, अगर घर के पास में कोई कैंप चल रहा है, सोसाइटी में कोई कैंप है, ही शुड गो देयर एंड टेस्ट। ये सारी बीमारियां, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, other detection of the cancer and all, these type of disease comes to know in accidentally only। कोई पेशेंट जाके नहीं कराता। डायबिटीज, हाइपरटेंशन आर द साइलेंट किलर। वो बताते नहीं है, वो जब बात बहुत दूर तक चली जाती है तब पता चलता है हाँ मुझे ये बीमारी थी। जैसे कोई कैसे कि कैटरैक्ट हो गया या लेग्स का कुछ? नहीं, कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट भी इसमें होता है डायबिटीज में। रेटिनोपैथी जो कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड डायबिटिक रेटिनोपैथी इस टर्म कॉल्ड, एंड उसमें लीवर को भी दिक्कत आती है और आपके किडनी को भी। नेफ्रोपैथी भी होती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी ऑल्सो होता है। डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑल्सो occurs। पैरों में दिक्कत आ जाती है। पैरों में तो इतनी दिक्कत आती है, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है तो पेशेंट को पैरों में झंझनाहट होती है, पैरों में चुभन होती है, और सुबह उठने पे गद्दे जैसे पैर लगते हैं। उसको पता चलता है कि पैरों में कुछ दिक्कत आ रही है। बट उसको बॉदर करके अगर पेशेंट जाए डॉक्टर के पास में, डायबिटोलॉजिस्ट के पास में जाए, उसको चेकअप करे, वी हैव सो मेनी टेस्ट, वी हैव द इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। अगर किसी पेशेंट को हम बायोथीजोमीटर से चेक करते हैं, अगर सर्जन ने पूछते हैं आपको, अब एक निडल से हम वाइब्रेट करते हैं कि भाई आपको सेंसेशन आ रही है, कहाँ नहीं आ रही, हाँ इस पॉइंट में नहीं आ रही, तो हम उसको एक शू बना के देते हैं। विद सोल वी बेक, प्रेशर देखते हैं कहाँ पे प्रेशर है, उसको बनाने से उसको रिलीफ होता है। एंड थिंग इज दैट ना कि वो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, इट हैपन्स बिकॉज द डैमेज ऑफ द न्यूरॉन माइल्यूट शीट। न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर एक होता है न्यूरॉन का, जिसमें एक माइलिन शीट होती है। माइलिन शीट का जो एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग निकल जाती है,
लॉस हो जाती है, उससे सेंसेशन नहीं आती। और काफ़ी पेशेंट्स को अब अगर वो पैरों में स्लीपर पहनते हैं, दे आर अनेबल टू वियर द स्लीपर। अब जो चलते हैं वो पैर को रगड़ रगड़ के चलते हैं, बिकॉज नमनेस हो जाती है। कई जगह हमने सुना था कि घर में आए, चूहा काट के चला गया पैर को, उसको पता ही नहीं चला पेशेंट को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस पेशेंट को जाके टक्कर लग गई पैर में, घाव हो गया, पता ही नहीं चला क्या है क्या नहीं, बिकॉज ये लॉस द सेंसिटिव। सेंसेशन लॉस कब होती है? सेंसेशन लॉस जब होती है जब न्यूरॉन अफेक्ट होता है, बिकॉज हमारे माइंड को सिग्नल कौन देता है? न्यूरॉन देते हैं। अगर हम किसी गर्म चीज पे हाथ रख दे और एकदम उसको हाथ को हटाते हैं, ये गर्म है, हमें पता कैसे चलता है? हमारा यहाँ से ट्रांसमिटेड जाता है न्यूरॉन का, ब्रेन को सप्लाई जाती है, ब्रेन में चलता है कि भाई हाँ अब ये गर्म चीज है, आप इसको हटा लीजिए। तब हमने हाथ हटाया तो हमें पता चला ये न्यूरॉन की एक्टिविटी है। तो ऐसा ही पैर में है, पैर में सेंसेशन चली गई, बिकॉज उसे पता ही चलता क्या है क्या। नर्व डैमेज, नर्व डैमेज न्यूरॉन न्यूरॉन का Connection. उसके लिए मिथाइलकोबाल्मिन, अदर ड्रग्स आर देयर टू गिव, बट दीज ड्रग्स ओनली डॉक्टर गोस, that they have to consult with diabetologist, they have to consult with specialist for that. तो जैसे मिथाइल कोबाल्मिन हो गया, इसको हम विटामिन B12, Yes, correct, you are correct, Vedant B12. B12 हो गया, या ऐसे और कोई सप्लीमेंट्स हो गए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ गूगल पे देखते हैं कि ये सप्लीमेंट ले लिया, ये ले लिया। This is only not correct. दिस इज वेरी रॉन्ग। This is wrong because गूगल पे अगर कोई पेशेंट, मेरे पास में भी काफ़ी पेशेंट आते हैं, सर मैंने गूगल पे देखा था, गूगल पे देखने से पेशेंट और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, भयभीत हो जाता है, अंत से डर जाता है, मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे ये तो नहीं हो गया, उसमें ये दिखाया था, उसमें ये सिम्टम था। नेवर डू द गूगल। गूगल आपके मेडिकल के लिए नहीं है, मेडिकल के लिए नहीं है। करेक्ट योर फ्रेंड फॉर द मेडिकल हेल्प इज द डॉक्टर। या डॉक्टर के पास आप जाइए, उससे बात करिए, टेल योर व्हाट यू हैव इन योर माइंड, यू आस्क हिम, सर ये मेरे को दिक्कत है, सर कैन आई गेट दिस थिंग, सर व्हाट टू डू द नेक्स्ट। एज ए डॉक्टर शुड बी लाइक ए फ्रेंड एंड यू शुड बी ओपन विद हिम, यू शुड टेल ऑल द थिंग्स। अगर आप डॉक्टर से छिपाइए कोई चीज तो डॉक्टर कैन नॉट ट्रीटमेंट, ही कैन नॉट डू द ट्रीटमेंट करेक्ट। तो एक इससे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज बात आती है, जैसे ये मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ। एक काफी सारे पेशेंट्स होते हैं ना, वो डॉक्टर के पास आते हैं, खुल के बता ही नहीं पाते कि हमें क्या क्या लग रहा है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये चीजें मैं अपने क्लिनिक में जब बैठता हूँ तो मेरा केबिन पूरा क्लोज होता है, पेशेंट एंड आई विल बी देयर। मैं अपने अटेंडेंट से ही बोल देता हूँ, नेवर लॉक द डोर, नेवर कम टू माई चैम्बर्स, बिकॉज जब मैं पेशेंट से बात कर रहा हूँ, सम प्राइवेट थिंग्स आर ऑल्सो देयर, प्राइवेट बातें भी हो रही है, कुछ वो अपनी बातें बता रहा है। तो मेरे पास जब पेशेंट आता है डायबिटिक का, मैं उससे पूरी तरीके से संतुष्ट होकर सारी चीज़ें पूछता हूँ, बिकॉज डायबिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी है, जिससे पेशेंट तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, बिकॉज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने का कारण ये है कि जो हमारा एक ऑर्गन है अलग से जो है, वो एक आउट ऑफ द बॉडी है, इट इज नॉट इनसाइड द बॉडी, इट इज आउटर साइड ऑफ द। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, उसकी नसें कमजोर हो जाती है, ब्लड सप्लाई टू द पेनिस इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्टेलिक डायबिटीज। जब उसमें ब्लड सप्लाई ही नहीं जा रही, then it will not have the erection, it doesn't have any role. That's why it tell अगर पेशेंट का डायबिटीज कंट्रोल है, then it is okay, everything will be fine. अगर पेशेंट हमसे 1 मंथ की मेडिसिन लेता है, 1 मंथ बाद अगर वो पेशेंट परफॉर्म करता है, ही कैन परफॉर्म गुड, उसको ईडी रिवर्सिबल हो जाता है, कहता है डॉक्टर साहब वेरी गुड, आई हैव अचीव द टॉप। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई ईडी पहले फेस कर रहा है और उसका डायबिटीज नहीं डायग्नोस हो रहा हो, नहीं करेक्ट है, वो उसकी वजह से भी ईडी करा। बिकॉज मैं जब पेशेंट मेरे पास में कोई आता है, कोई भी पेशेंट डायबिटिक, अगर फीटल्स, आई एम ए डायबिटिक सर, आई केम टू यू अबाउट नोइंग अबाउट someone had told me that you give the good treatment and all. तो अगर वो पेशेंट आता है, मैं सबसे पहले उसे 10 सवाल करता हूँ। उस 10 सवाल में अगर वो मेल है तो उसको ईडी के पूछता हूँ, डू यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ ईडी, एंड इट इज द इम्पोर्टेंट टू टॉक विद द पेशेंट,
यू शुड बी एज ए फ्रेंड, यू शुड बी एज ए, अगर एज में है, ही इज above your age, then you should respectfully ask that question. And that question should be asked privately, not in the all the open. No, no, that is the correct. Because in government hospital everywhere, and if any nursing home, 2 doctors, 3 doctors, it's very difficult. You cannot ask that type of question, and he will not answer your question also. बहुत सारे पेशेंट होते हैं जब वो जा रहे होते हैं कैबिन छोड़ के, जब निकल रहे होते हैं उनको बाद में याद आता है कि यार ये भी मेरे को पूछना था, ये भी पूछना था, बट वो उस टाइम पे उनको याद नहीं आती चीजें। नहीं, ये तो बहुत बारी होता है, बहुत बार बहुत होता है सारे पेशेंट एल्डरली होते हैं, डॉक्टर साहब मैं एक तब पूछना पूछ गई, हम उनको दोबारा एंटरटेन करते हैं, टेल द पेशेंट टू कम इनसाइड एंड टेल। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि डायबिटीज रिवर्स हो जाए या जिसको है वो खत्म हो जाए? डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, मगर यंग एज में हो सकता है। अच्छा। यंग यंग एज में अगर कोई 30 साल का लड़का मेरे पास में आता है, 35 ईयर्स का या 25 साल का आता है, उसका रिवर्सिबल पॉसिबल है। मेरे क्लिनिक में काफ़ी पेशेंट को मैंने रिवर्सिबल करा है। बहुत इंसाइटफुल बात है। जैसे डाइट का मेजर रोल रहता है हमारे लाइफस्टाइल में या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कौन से ऐसे 5 डाइट टिप्स आप देना चाहेंगे जिससे लोग अपना एक बेटर लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज? देखो, डाइट तो आपको करनी है। डाइट में जो अभी आप अपना, अगर आप चावल लेते हैं, चावल इज नॉट मेंट फॉर द डायबिटिक इक्वेशन, उसमें स्टार्च जाकर, दे शुड गो फॉर द ब्राउन राइस, दे शुड नॉट गो फॉर द वाइट राइस। और अगर वो गेहूं का खाना खाते हैं, गेहूं का आटा लेते हैं, आटा में भी उन्हें जब वो आटे को रखते तो उसमें काफ़ी चीज़ें उन्हें मिक्स करना है। मल्टी इन आटा दे शुड टेक, रागी दे शुड टेक, है ना, अदर थिंग्स मिलेट्स दे कैन टेक। अलग अलग तरीके से उनको जब आप लेंगे, बेसन का है, चीला या कुछ भी चीज़ जो खाएंगे, दे विल हैव डिफरेंट, उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग होगा सकता। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेक्स द फूड की वो उसको शुगर बढ़ाएगा, फ्लक्चुएट करेगा कि नहीं करेगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स है भी, अगर वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है तो उसको करेगा। अगर आप बिस्किट खा रहे मान लीजिएगा, आप कह रहे हो शुगर कम हो जाएगी, नहीं होगी। यू कैन नॉट टेक, उसमें शुगर है, उसमें मैदा है, एवरीथिंग इज देयर। 3 चीज़ें तो हमें अवॉइड करनी है। नमक हमें कम करना है, हमें मैदा नहीं खाना, हमें चीनी नहीं खानी, वाइट ब्रेड तो अवॉइड करना ही करना है आपको। हाँ, यू कैन टेक शुगर फ्री इफ़ यू वांट टू टेक, अगर आपको थोड़ा सा मीठा करना है, यू कैन टेक शुगर फ्री। एंड अनदर थिंग ऑल्सो, अगर आपने घर में कोई हलवा बनाया, कोई स्मूथीज बनी, डेजर्ट बनाया, यू टेल योर मॉम और टेल योर वाइफ, प्लीज टेक इट आउट व्हेन यू ऐड द शुगर। पहले उसको निकाल ली, एंड यू ऐड सम शुगर फ्री पाउडर्स, दे आर अवेलेबल इन द मार्केट, you can add the you can take, and it will be same sweeter like what they have added in the another food. ओके। जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, अस्पार्टिन होता है, या जो आप शुगर फ्री वाले जो यूज करते हैं, वो हेल्दी होते हैं, उनमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है? See, अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए, मुझे तो अब तक कोई न्यूट्रिटिव शुगर्स में कुछ भी नहीं है। उसका मेन इम्पोर्टेंट लाभ भी है उससे। अगर आपने रात के समय में, अगर आपने रात के समय में स्वीट का कुछ खाया है, स्वीटनर कुछ खाया है, और आपने, एक आदमी ने चीनी खाई है, तो आप मॉर्निंग में जब उठेंगे तो कैविटी जो अंदर में है, वो उसमें कैविटी आ जाएगा टूथ में। बट इफ यू हैव टेक न्यूट्रिटिव शुगर ना, उसमें कैविटी नहीं आएगी, इट विल नॉट स्विच ऑन टू द गम, इट नॉट स्विच ऑन टू द योर टूथ, वो डिसॉल्व हो जाता है। एंड न्यूट्रिटिव शुगर, ये कंपेयर, यू कैन कंपेयर ऑल्सो। एक कॉफी आप ले, 1 cup of coffee, add 2 tablets of sugar free, another cup you add half spoon of sugar। आप उसको एक दिन इसको पी, एक दिन इसको पी, आपको जो भारीपन शरीर में लगेगा ना, वो शुगर से लगेगा, उससे आपको लाइट लगेगा, यू विल नॉट फील समथिंग यू हैव टेकन इन योर बॉडी। स्ट्रेस की हमने बात करी, एंजाइटी हो गया, आजकल बहुत हर चीज़ से स्ट्रेस हो जाता है। आप यस, रोड रेज में कोई रिएक्ट कर दे तब स्ट्रेस हो जाएगा, आपका शेयर में लॉस हो गया स्टॉक मार्केट में तो स्ट्रेस हो जाएगा। यस, 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 मल्टीपल रीजन से स्ट्रेस होता है। क्या स्ट्रेस से भी ये सब चीज़ें आ सकती हैं? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। स्ट्रेस तो मेन है, स्ट्रेस से ही तो हार्मोन का रिलीज है। सारा तो जो गेन है वो हार्मोन का ही है। डायबिटीज भी इंसुलिन हार्मोन से तो होती है।
स्ट्रेस का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आई वाज इन द हॉस्पिटल, पेशेंट को अभी दिन सर्जरी होना था एंड वी वेंट टू द पेशेंट पे, आज सर्जरी का प्लान है इसका और इनको इंसुलिन वगैरह दिया है। नर्सिंग स्टाफ से भी आज प्रिपेयर कर लिया आपने इनके लिए? हाँ जी, वी हैव डिन ऑल द मॉर्निंग में उसका शुगर चेकर इट वाज टू हाई। वी वर सरप्राइज, ऐसे कैसे हो गया भाई, इतना हमने इसको इंसुलिन दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आज सर्जरी प्रिपेयर हो गया, एकदम उनका शुगर कैसे बढ़ गया? मेन प्रॉब्लम वाज दैट स्ट्रेस। ही वाज थिंकिंग मेरे घर का क्या होगा, मेरे फैमिली में क्या है, मैं घर जाऊंगा कब, क्या करूंगा, मेरा वहां पे नुकसान हो गया वो। ही वाज प्रेजेंटली इन द हॉस्पिटल बट माइंड वाज इन द होम कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा ये, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ही हैज इंक्रीज हिज ब्लड शुगर, हार्मोन डिजीज हो गया एंड वी वर नॉट अनेबल टू डू द सर्जरी ऑन दैट डे। तो बाहर से तो कुछ खाया नहीं, कोई मीठा ला के नहीं दिया, हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल का खाना है जो डायबिटिक टाइप है वही मिला उसको। यू थिंक दैट उसका ब्लड शुगर बढ़ गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो एक बहुत प्रॉब्लम है ही जो यस, रहते हैं। कुछ ऐसे टिप्स जिससे हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं अपना बॉडी? देखो जी, स्ट्रेस एंजाइटी कम करने का एक ही मंत्र है, अपने आप को बिजी रखना। और सबसे बड़ा है, अगर आप हिंदू हैं तो आप भक्ति करिए या कुछ भी मेडिटेशन करिए, यू गो एंड प्रे टू द गॉड, यू गो एंड विजिट टू द गॉड टेम्पल एंड ऑल। अगर मुस्लिम है तो आप अपना नमाज पढ़िए, अल्लाह को याद कीजिए, सब चीज़। अगर आप सिख है तो गुरुद्वारे में जाइए, अगर ईसाई है तो चर्च में जाइए, बट यू शुड हैव सम टाइम विद द गॉड। भगवान के पास कुछ समय निकाले अपना, एंड यू involve your life to some social work, some helping to the poor people, and some doing some things. As me, I am also planning to give in my clinic the monthly once I am doing free camp. No charges I will take from the patient, free of cost. Patients are coming around. You cannot believe that about 80 to 90 patients are coming monthly. It is difficult for me because I'm busy with all the things. But even though monthly I'm taking one day for the mega camp diabetes, and in that I am very thankful to the all pharma peoples because they help me a lot. In that camp day, all pharma the people they comes to my clinic and they all test free of cost. Do you remember HbA1c free? Blood sugar RBS free, vitamin D test free, lipid profile test free, TSH free, and another peripheral neuropathy test free, and DEXA scan free. All the companies they come get together and they help me a lot, and they make that day memorable for me because life comes one time only. What the good things you can do in your life that will remember to God also. That is the one goal and vision that we as Health Collective Forum we are trying to promote. Collective growth, inclusive wellness for people. और सारे लोगों को एक बराबर प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, नॉलेज मिलनी चाहिए अपने ग्रोथ के लिए। एक आपने जो आप ऑलरेडी मिशन कर रहे हैं अभी जिसमें आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। एक टेस्टिंग का भी आपने बोला जो हम मल्टीपल टेस्ट करते हैं। बहुत लोग होते हैं जैसे यंगस्टर्स हैं, उनको भी नहीं पता कि कौन से टेस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कौन से रेगुलरली कराने चाहिए। जैसे हमारी जो जेनजी पॉपुलेशन है आज की डेट में, तो हमें लगता है कि हम बस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, हम खाना अच्छा खा रहे हैं, तो हम एक अच्छी हेल्थ लीड कर रहे हैं, बट अभी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं। बट कौन से बेसिक टेस्ट हैं जो हमें मे बी वंस अ ईयर या वंस अ 6 मंथ्स करवानी चाहिए रेगुलर, ताकि हमें पता लगे कि हमारे वाइटल्स क्या हैं, बॉडी के क्या पैरामीटर्स चेक करने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपको अलग अलग प्रॉब्लम। सी वी उसमें क्या है कि हर एज में अलग अलग टेस्ट का रिक्वायरमेंट है। अगर 25 ईयर्स का है उसके लिए अलग टेस्ट बने हुए हैं, वन पैकेज इज देयर फॉर अ टेस्ट। और अगर कोई 50 ईयर्स का है उसे टेस्ट करें तो उसका अलग। एवरी ईयर्स द एड ऑन टेस्ट विल बी देयर। अगर कोई 40 साल की बात करा रहा है तो इसको ईको भी करानी है, हार्ट की भी जांच करानी है, उसको दिल की भी करानी है, उसको ईसीजी भी करानी है। अगर कोई 25 साल का है उसको हार्ट की जांच अगर वो करा ले तो उसके लिए अच्छा तो है। आज उसके पास पैसे हैं, इज एबल टू इकोनॉमिकली इज गुड, दैट ही कैन डू, नो प्रॉब्लम इज देयर। बिकॉज रिपोर्ट अगर है
तो इट इज गुड फॉर अस। उसमें नेगेटिव आया दैट इज गुड, बट ही कैन डू। बट जो मैक्सिमम जो टेस्ट है वो 40 इयर्स के बाद के सारे टेस्ट होते हैं, एंड वी टेल टू अवर ऑल द पेशेंट टू गिव every yearly test. In companies also they have some package and all, Yeah. and they are doing well for the employees and all, getting all the tests and consulting one lab and all, and it is good. In that only we get to know some accidental. इसको हाइपरटेंशन, इसको थायराइड है, इसको डायबिटीज हो गया है, इसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कुछ ना कुछ इसको दवाई चलेगी, एंड ही विल गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर। या जैसे हम लोग काफ़ी सारे कंपनीज का जो काम करते हैं, हमने सीईओ से सीएक्सओ से बात करी कि आप लोग हेल्थ चेकअप करवाते हैं सारे एम्प्लॉयज़ का, सबका, तो मेजर क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्या डायग्नोसिस होता है। तो बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट चीज़ सब होता है, सबको स्ट्रेस है, चाहे कोई एचआर डिपार्टमेंट में है, मार्केटिंग में, किसी भी चीज़ में स्ट्रेस तो सबको है। उसके अलावा जैसे आप बहुत सारे पेशेंट से बात करते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं डेली लाइफ की। नहीं, स्ट्रेस तो है ही है, वर्कलोड इतना है। अब उसको चाहिए कि आप काम करें और ज़्यादा करें जिससे कि उसका बेनिफिट हो। एवरी कंपनी नीड्स देयर थिंग, बट उसमें जो परेशानी जो आती है, वो परेशानी आती है पेशेंट की लाइफ के, उसकी बॉडी के ऊपर। सारा स्ट्रेस बॉडी के ऊपर आता है। अगर कोई एमएनसी कंपनी है, इट्स वर्किंग डे एंड नाइट, तो अब वो कब सो रहा है, कब वो जाग रहा है। एक पर्सन है जो रोड़ी में रहता है और नोएडा में काम करता है, तो 2 घंटे तो उसको आने में लगेंगे, 2 घंटे जाने में लगेंगे। कब वो फैमिली को टाइम देगा, कब वो सोएगा, कब वो वर्क करेगा। वर्कलोड उसके पास इतना ज़्यादा है। तो ये तो चीज़ें 100% है कि स्ट्रेस तो है। बट हमारा यही गोल है कि कैसे हम एक जनरल जनता को हम लोग हेल्प कर सकते हैं अच्छी ओपिनियंस के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ, ताकि वो जो भी डिसीजन है आगे एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड करे। तो वही हमारा एक गोल है। नहीं, आपका गोल बिल्कुल ठीक है, एंड यू आर द राइट पाथवे कि अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, दिस इज द की फॉर द सक्सेस। यही एक चीज है हमारे सोसाइटीज में भी, हमारे डायबिटिक सोसाइटीज में भी यही प्रण लिया जाता है। जितने पेशेंट्स का आप चेक करेंगे डायबिटीज, यू विल गेट टू हेल्प सम पीपल। कुछ तो पेशेंट मिलेंगे जो डायबिटिक है, और उनकी जो आगे की जो लाइफ स्पेन है उसको तो आप सेव कर देंगे। इट इज नॉट लाइक कि भाई आज आपको डायबिटीज निकल गई। पेशेंट को पता चलना चाहिए कि मेरे को डायबिटीज है, ही शुड नो। हम ये नहीं कहते कि वो हमसे इलाज कराए या फला जगह जाके इलाज कराए। ही कैन गेट हिज ट्रीटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल्सो, बट ही शुड नो दैट आई एम ए डायबिटिक, आई एम ए हाइपरटेंसिव, आई एम हैविंग द कोलेस्ट्रॉल और आई एम हैविंग हाइपोथायराइडिज्म। बीमारी के बारे में उसको अवगत होना चाहिए, बीमारी के बारे में उसको पता होना चाहिए कि मेरे को ये बीमारी है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इंडिविजुअल टॉपिक्स को आगे कवर करें। नहीं, आई एम सो ग्लैड, वी विल डेफिनेटली विल डू। इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी ऑल्सो टू एंगेज विद यू। थैंक यू।